हरियाणा में 90 सीटों पर लोकसभा चुनाव हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और सपा गठबंधन प्रत्याशी को हराते हुए अपनी जीत दर्ज की है। बताया जा रहा है कि हरियाणा में एक बार फिर से मोदी मैजिक चला है। अगर वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव में क्या मोदी मैजिक चलेगा या नहीं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सहारनपुर जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे किस तरह से उपचुनाव को देखते हैं और क्या कुछ आगे की राजनीति रहने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि कांग्रेस और सपा गठबंधन पार्टी कमजोर नजर आ रही है। जी, आपका नाम? मैं आदिल हसन एडवोकेट। हरियाणा के नतीजों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के भी नतीजे आए हैं। जिस विचारधारा के साथ भाजपा की सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विभाजन किया था, उस सूत्र में वो सफल नहीं होती नजर आई है और चंद सीटों के साथ ही जम्मू क्षेत्र में सिमट गई है। वहाँ पर भी बीजेपी ने अपनी चिर परिचित शैली में हिंदू मुसलमान या अन्य मुद्दों पर चुनाव लड़ा और उनके मुद्दे हमेशा से विभाजन के ही रहे हैं। यूपी में चूंकि योगी के नेतृत्व में बीजेपी ने राज्य में सरकार बनाई हुई है और पिछले समय से जितने भी चुनाव प्रदेश में हुए हैं, हमने देखा है कि शासन प्रशासन योगी जी के दबाव में नतीजों को पलटवाने में बड़े सफल रहे हैं। तो आने वाले उपचुनाव में योगी जी अगर नतीजे पलटवा दे, इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। योगी जी प्रभावशाली व्यक्ति हैं। डीएम को, कमिश्नर को धमवा कर वो कुछ भी करा सकते हैं। बाकी कानून व्यवस्था आप जानेगा कि कल लखीमपुर खीरी में उन्हीं के विधायक पिटे हैं हमारे एक साथी अधिवक्ता से चुनाव में धांधली के कारण। 3 दिन पहले कोतवाली देहात की शेखपुरा पुलिस चौकी पर पुलिस वालों और गांव वालों के बीच में संघर्ष हुआ है कि पैगंबर साहब के ऊपर टिप्पणी करने वाले लोगों को अगर गिरफ्तार नहीं किया जाता तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि लॉ ऑर्डर फेलियर है। जनाब, बात करें उपचुनाव की यूपी में, तो उपचुनाव 10 सीटों पर होना है। क्या लगता है, यहाँ पर मोदी मैजिक चल पाएगा या नहीं? मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि जिस तरह का देश में आज का माहौल बनाया हुआ है, उनके पास, भाजपा के पास और कोई तो चीज़ नहीं है। केवल एक हिंदू और मुस्लिम के बेस पे वो आकर यहाँ पर करते हैं, तो उस बेस पे मुझे नहीं लगता कि वो चल पाएगा। जब भी ये करते हैं फर्जी तरीके से इन्हें वोट डालना या प्रशासन पर दबाव बनाना, जो मेरे भाई ने भी बोला, प्रशासन के दबाव में आके ये सब काम होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि जनता अब इतनी समझदार हो चुकी है कि वो जानती है कि इसमें क्या हित है। और जम्मू कश्मीर में वो हारे हैं क्योंकि उन्होंने वहाँ भी यही हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा बताया था, और ये भी पता है कि किस वजह से जीते हैं, क्योंकि उनके हाथ में प्रशासन भी है और साथ के साथ जो उनका मेन चुनाव आयोग का जो विभाग है वो भी उनके पास में है। इस वजह से वो जीत रहे हैं। लेकिन अभी धीरे धीरे जनता समझ रही है और वो जानती भी है कि क्या इस देश का भविष्य है, क्या नहीं। बेरोजगारी पे कोई बात नहीं करना चाहता, युवा पिछड़ते जा रहे हैं, ये सबको पता है। लेकिन ये है कि बस वो मैजिक वो किस तरह चल रहा है, सबको बताने की जरूरत नहीं। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आप? मेरा नाम सैयद नियाज हसन एडवोकेट है। कैसे देखते हैं, उपचुनाव होना है यूपी में 10 सीटों पर, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, तो क्या मानते हैं यहाँ पर भी जीत दर्ज होगी भारतीय इस बार हमें नहीं लगता कि जीत है, क्योंकि बीजेपी जो हिंदू मुस्लिम है, कोई विकास की बात नहीं करती, कोई शिक्षा की बात नहीं करती, कोई रोजगार, हर 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 उसमें मॉडल में अपनी हिंदू मुस्लिम करती है। आपका क्या? एडवोकेट शादान अली। शादान भाई, बात करें अगर यूपी में जो उपचुनाव होना है, क्या मानते हैं? हरियाणा में तो जीत दर्ज कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो क्या यूपी में भी अब 10 सीटों पर चुनाव जीत जाएगी? देखिए, चुनाव को अगर देखा जाए, चुनाव तब सक्षम होता है जब चुनाव को चुनाव के तरीके से कराया जाए। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट इलेक्शन फेयरली एंड ट्रांसपेरेंटली। कई बार ये चीज़ सामने आ चुकी है कि भाई चुनाव के अंदर मशीनों में गड़बड़ है। मोस्ट ऑफ दी पॉलिटिकल पार्टी ये डिमांड कर चुकी है कि बैलेट से चुनाव हो, लेकिन आज तक बैलेट का उसका सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं, तो बैलेट का चुनाव ज़्यादा सक्षम है, सफल है। मशीन को उसके अंदर फैब्रिकेटेडली उसको चेंज किया जा सकता है, फिगर को, ये चीज़ें सामने आई हैं समय समय पर। तो इलेक्शन को तो हम ही तभी सक्षम मानेंगे जब इलेक्शन के तरीके से हो। डेमोक्रेसी के अंदर चुनाव
तब निष्पक्ष होगा, तभी उस डेमोक्रेसी की जीत है, कॉन्स्टिट्यूशन की जीत है। और एज एन एडवोकेट मैं आस्था रखता हूँ संविधान पर। मैं ना हिंदू की बात करता ना मुसलमान की। देश चलना चाहिए संविधान से, और संविधान सबको ये अधिकार देता है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को। अब ये नहीं है कि अगर सत्ता में हम हैं तो डंडे के जोर पर एडमिनिस्ट्रेशन को टॉर्चर करके उसको फैब्रिकेटेडली चुनाव को कैप्चर किया जाए, तो वो चुनाव कहाँ है? चुनाव तो मैं नतीजा आने से पहले ही बता दूंगा आपको कि उपचुनाव में एक तरफा जीत रहेगी। एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा था कांग्रेस पार्टी, सपा गठबंधन जो पार्टी है वो ऊपर दिखाई जा रही थी सीटें, लेकिन नतीजे कुछ और निकल कर आए हैं। इस पर भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या मानते? यही तो चिंता का विषय है, यही चिंता का विषय है। जो एक लार्ज पब्लिक की कम्युनिटी की साइड से आवाज़ आती है, जो फिगर्स एग्जिट पोल पब्लिक के पोल से ही तो आता है कि पब्लिक किसको ज़्यादा चाह रही है कि कौन सत्ता में आए, और एग्जिट पोल ही गलत हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं तो इसके अंदर क्वेश्चन मार्क आता है, फेलियर है। आपका क्या नाम? मेरा नाम फैसल खान एडवोकेट है। भाई, उपचुनाव होना है 10 सीटों पर, तो सभी को पता है, बताया जा रहा है कि जो अपनी भारतीय जनता पार्टी है उसकी कहीं ना कहीं हरियाणा में जीत दर्ज की है, बहुमत मिली है। तो अब यूपी में भी अगर बात करें तो कह रहे हैं लोग कि अब इस बार फिर मोदी मैजिक चलेगा और यहाँ पर भी सीटें। देखिए, मेरा सिर्फ यही कहना है, अगर निष्पक्ष अगर चुनाव होंगे, सीधे तरीके से संविधान के दायरे में रह के अगर चुनाव होंगे, तो नतीजे और भी अच्छे होंगे और नतीजे दूसरे भी होंगे। जैसे कि आपने हाल ही में चुनाव में देखा है कि उसमें भी मोदी लहर चली थी। तो देखिए, हमें लहर से मतलब नहीं है, अगर निष्पक्ष अगर चुनाव होंगे तो नतीजे भी बदलेंगे और वही हमारी और जनता की जीत होगी। तो बेहतर ये है कि जनता के लिए निष्पक्ष चुनाव हो जाए। बात करते हैं और भी। आदिल भाई, अगर बात करें उपचुनाव में, देखा जा रहा है मीरापुर की जो सीट है वो काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही है, और लगातार वहां पर जो है गठबंधन प्रत्याशी जो कांग्रेस और सपा के हैं वो भी लगातार दौरा कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी वहां पर जा रहे हैं। तो कैसे देखते हैं? शमीम जी, एक बात बताएं कि वोट डालने के बाद जनता सोचती है कि बीजेपी जीत कैसे गई, हमने तो गठबंधन को वोट दिया था। हम भी कई बार सोचते हैं कि ऐसे ऐसे क्षेत्रों से बीजेपी को वोट निकल आते हैं जहां से बीजेपी का ना तो प्रचार का प्रभाव पड़ता, ना उनके दाल रोटी का प्रभाव पड़ता, और वोट डालने के बाद समझ में नहीं ये बात आती है कि इनको वोट कैसे पड़ गए। तो कई बार प्रशासनिक तौर से जब हम देखते हैं, नज़दीक से देखते हैं, वोटर सब कुछ देखता है, जनता सब कुछ देखती है। डीएम कितनी बेईमानी कराते हैं, कमिश्नर कितनी बेईमानी कराते हैं, चुनाव आयोग कितनी बेईमानी कराते हैं, जनता देखती है। ऐसा नहीं है जनता नहीं देखती। गठबंधन को देखिए, गठबंधन के भी जो शुरुआती चीज़ें हैं वो ठीक नहीं रही है। जयंत गठबंधन में रहे, उसके बाद भाग गए, ठीक है। गठबंधन के साथ कांग्रेस ने भी अच्छा चुनाव नहीं लड़ा, वो भी शायद एकांकी रूप से चलना चाह रहे थे। देखिए, ये प्रजातंत्र, यहाँ संविधान लागू होने से पहले भी जो है हिंदू मुसलमान की तहजीब हमेशा उन्नति में रही है, जिस कारण आज भी हमारे देश में अच्छे लोगों की संख्या ज़्यादा है, धर्मनिरपेक्ष लोगों की संख्या ज़्यादा है, और गठबंधन एक विकल्प है। लेकिन अच्छे नेता जो पहले आया करते थे प्रत्याशी के रूप में, वो नहीं आ पा रहे, क्योंकि हमारे लोगों ने परंपरागत राजनीति को इतना गंदा कर दिया। शमीम भाई, आप कह रहे हैं अच्छे नेता नहीं आ पा रहे। मोदी जी की तो पूजा हो रही है, योगी जी को भी जो है अपने तौर पर देखा जाए तो भगवान के रूप में लोग मानते हैं और पूजा कर रहे हैं उनकी भी। आप कह रहे हैं अच्छे नेता नहीं। देखिए हुजूर, अगर श्री राम की पूजा होती है तो श्री राम को चुनाव नहीं लड़ाया जा सकता। इसी तरह यदि कोई पैगंबर अच्छे हुए हैं, कोई नबी अच्छे हुए हैं, कोई उलमा अच्छे हुए हैं, तो उनको चुनाव नहीं लड़ाया जा सकता। चुनाव में मेरी नज़र में मुख्यतः जो प्रत्याशी है उनको कानून की जानकारी ज़रूर हो, उन्हें सामाजिक जीवन की जानकारी ज़रूर हो, और कुछ हो ना हो परिवार बनाने की और परिवार चलाने की, घर बनाने की, रोटी कमाने की जानकारी ज़रूर हो, जिसमें योगी जी को जानकारी मेरा ख्याल नहीं है कि एक परिवार रोटी कैसे बनाई जाती है, घर कैसे बनाया जाता है। और इसी बात से मोदी जी का भी कोई सरोकार मुझे नज़र नहीं आता कि वो परिवार वाले हैं या वो घर बनाने वाले हैं। रही बात अच्छे प्रत्याशियों की, तो देखिए पूजा एक धार्मिक कार्य है, राजनीति सामाजिक और विधिक लेजिस्लेशन एक अलग कार्य है। दोनों का कहीं मेल मेरी नज़र में तो नहीं है। विकास एक अलग वर्ग है और धर्म एक अलग वर्ग है। आप कैसे देखते हैं उपचुनाव होना है यूपी में 10 सीटों पर, हरियाणा में जीत दर्ज कर ली है भारतीय जनता पार्टी ने, क्या मानते हैं यहाँ पर जीतेगी? मेरा तो ये कहना है कि अगर चुनाव बैलेट पेपर पर हो सारा,
तभी क्लियरिटी होती है कि कौन जीत रहा है कौन आ रहा है। मशीनों में कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर मिलती है। वोट हर आदमी कहता है भाई वोट हमने गठबंधन को दिया है। ज़्यादातर अगर सर्वे किया जाए लोग यही कहेंगे कि हमने वोट गठबंधन को दिया है, और चुनाव जीत जाते कोई और लोग। अगर चुनाव बैलेट पेपर से हो सारा, तभी क्लियरिटी हो पाएगी कि चुनाव जो भी जितनी भी जनता है, वोट देने वाली जो जनता है जो वोट करती है, तब उसको पता चले कि निष्पक्ष चुनाव हो कि भाई अगर बैलेट पेपर पे वोटर गिनती हो तभी पता चल पाएगा कि कितना वोट किसको पड़ा है। कहीं ना कहीं देखो वोटर इसमें जो है जो ईवीएम मशीन जो है कहीं ना कहीं उसमें कुछ गड़बड़ जरूर मिलती है इसमें, मेरा ये कहना है। साथ ही कह रहे हैं कि जो मशीन होती है उसमें गड़बड़ हो जाती है। आप भी कह रहे हैं गिनती भी जो है निष्पक्ष होनी चाहिए, गड़बड़ होती है, क्या मानते हैं? शमीम जी, आईटी के हम पूरे वर्ल्ड में बादशाह हैं, और बहुत सारी कंपनीज जो है विदेशी लेवल पर जाकर आईटी फैसिलिटी देती है। और इसके विपरीत जब हम देखते हैं हमारी चीज़ें परंपरागत हैं। हम एक तरफ तो ईवीएम मशीन ले आए, लेकिन जब उनकी गिनती लाइव होनी चाहिए, जब उनकी गिनती जनता को लाइव दिखानी चाहिए, इस मामले में सरकार और चुनाव आयोग कोई ठोस कदम नहीं उठाता। जबकि गिनती अगर मशीनों से हो रही है, कितना वोट पड़ा, कितना बचा, ठीक है, लास्ट में जो सीट्स बनती हैं उसमें बड़ी गड़बड़ें होती हैं। तो एक तो जब जिस दिन चुनाव हुआ उसी बहुत सारे देशों में एक जो है प्रक्रिया है कि जिस दिन चुनाव हुआ, चुनाव पूर्ण होने के बाद फ़ौरन गिनती शुरू। हमारे यहाँ मशीनों को रखना और मशीनों को ऑफ दी कैमरा रिकॉर्ड रखना, गिनती करना, ऑफ दी कैमरा गिनती करना, ये थोड़ा सा समझ से परे है कि किस लेवल की ये बेईमानी करना चाहते हैं। अगर आपने बैलेट पेपर से नहीं कराना, कम से कम चुनाव आप कैमरे की नज़र में कराएं। चुनाव होने के बाद आप गिनती कैमरे की नज़र में कराएं, वो लाइव दिखाएं, सोशल मीडिया पर लाइव दिखाएं, आपके अपने चैनल हैं उन पर लाइव दिखाएं, यूट्यूब पर लाइव दिखाएं। क्यों नहीं दिखाना चाहते अब लाइव? इसलिए नहीं दिखाना चाहते कि हमारे जो सत्ता भोगी लोग हैं उसमें शासन प्रशासन भी शामिल है, उनके लोग भी शामिल हैं, इसलिए वो निष्पक्ष चुनाव नहीं चाहते। कब तक इस जनता को ठगेंगे शमीम जी? तो जैसा कि आप देख सकते हैं जिले भर के जो है वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ थे, जिनका कहना है कि कहीं ना कहीं हरियाणा में जो मैजिक चला है, मोदी मैजिक, उसमें कहीं ना कहीं कोई लॉजिक है। अगर यहाँ पर यूपी में उपचुनाव की बात करें तो उपचुनाव में इन सभी का कहना है कि इस बार जो है मोदी लहर यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। सहारनपुर से श्रेष्ठ यूपी के लिए शमीम अहमद। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।